हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सूत्र को साबित करेंगे। इससे पहले मैंने इस सूत्र को अवतल दर्पण में साबित किया था। यदि आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप उत्तल दर्पण से तो भली भांति परिचित होंगे। आप उत्तल दर्पण के बारे में जानते होंगे कि जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हो। यानी जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि इसमें एक ध्रुव होता है, एक वक्रता केंद्र होती है और उसके बीच में क्या होता है, एक फोकस होता है। यदि आप इन सारे चीजों के बारे में, इन सारे संकेतों के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो पर जाके आप उसका वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे चीज को अच्छे से डिफाइन किया है। फोकस क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होती है और ध्रुव क्या होती है, इससे संबंधित सारे चीज को अच्छे से वहां पर डिफाइन किया गया है। तो चलिए इसके बारे में तो भली भांति परिचित है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं MN एक उत्तल दर्पण है। क्या लिखते हैं, माना कि MN क्या है, MN एक उत्तल दर्पण है। MN एक उत्तल दर्पण है। अच्छे से आप पूरा वीडियो को देखते रहिए, पूरी तरह से समझ में आएगी। और यदि आप इस तरह से एग्जाम्स के पेपर में बनाते हैं तो फुल मार्क्स मिलने की गारंटी भी है। तो चलिए, माना कि एक उत्तल दर्पण MN है, या माना कि MN एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष क्या होती है, तो PEC। इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। जिसके प्रधान अक्ष PEC के समांतर एक आपतित या इस तरह से लिख सकते हैं, एक किरण AB। एक किरण क्या होती है, AB आपतित होती है। एक किरण AB आपतित B बिंदु पर होती है। किस बिंदु पर, दर्पण के B बिंदु पर होती है। चलिए अब कैसे होती है इसको हम देखते हैं जरा। तो इसके समांतर, ये जो मान लेते हैं AB किरण क्या है, इसके समांतर है। किस बिंदु पर आपतित हो रही है, B बिंदु पर। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, B। इसको B मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर A। यानी एक किरण अब क्या बन गया, AB। ये दर्पण के B बिंदु पर आपतित हो रही है और ये क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर भी है। और इसमें हम कुछ सिंबल्स लिख देते हैं। P क्या है, P बराबर ध्रुव है। F बराबर क्या है, फोकस है। F बराबर फोकस। उसके बाद C क्या है, C बराबर वक्रता केंद्र। C बराबर क्या होती है, वक्रता केंद्र। चलिए, जिसमें P क्या है, ध्रुव, F फोकस और C क्या है, वक्रता केंद्र। तो ये समझ गए, इसको मिटा देते हैं। तो इसको पहले समझिए क्या कह रहा है कि MN एक उत्तल दर्पण है जिसकी प्रधान अक्ष क्या होती है, तो PC। तो PC के समांतर एक क्या हो रही है, AB किरण आपतित हो रही है। किस बिंदु पर, दर्पण के B बिंदु पर आपतित हो रही है। जब किरण आपतित हो रही है तो आपको पता है कि परावर्तन के नियम में पढ़े होंगे कि आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता था। जिसे हम क्या कहते थे, अभिलंब। तो यहाँ पर भी क्या खींचेंगे, हम नॉर्मल खींचेंगे। इस तरह से अभिलंब खींच देंगे। इस तरह से क्या करेंगे, अभिलंब खींच दिए। चलिए इस तरह से अभिलंब खींच देते हैं। जब इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये C बिंदु पर मिलती है। चलिए इस बिंदु पर अभिलंब खींच दिए। अभिलंब क्या होगी, दर्पण के सतह के साथ कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री। अब क्या होगी, जब ये किरण आपतित हो रही है तो परावर्तित भी होगी। ये नहीं कि दर्पण के इस तरफ चली आएगी तो क्या होगा, नीचे आएगी या ऊपर जाएगी या पीछे आएगी। तो सोच लीजिए, पीछे तो कभी नहीं जाएगी क्योंकि दर्पण है, पेंट किया हुआ है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में कहा जाएगी, ऊपर जाएगी। इससे पहले हम देखे थे अवतल दर्पण में कहा जा रही थी, नीचे जा रही थी। इसमें क्या होगा, ऊपर इस तरह से परावर्तित हो रही है। इसको हम मान लेते हैं D। इसको क्या मान लेंगे, D। और आपको पता होगा कि परावर्तित किरण हमेशा कहां से गुजरती है, फोकस से। परावर्तित किरण हमेशा कहां से गुजरती है, फोकस से। तो इस तरह से हम यहाँ पर F मान लेते हैं। यानी जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तब कहां पर मिलेगी, फोकस पर। इस बिंदु को हम मान लेते हैं फोकस। यहां तक समझ गए।
अब देखिए क्या होगा, आप ये भी जानते होंगे ए भी आपतित किरण है और ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं एन डैश, और एन डैश सी क्या है, अभिलंब। तो आप जानते होंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे डिफाइन करते हैं, आई से। इसको किससे डिनोट करेंगे, आई से। और आप ये भी जानते हैं ये है परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तो इन दोनों के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। इसको क्या मानेंगे, आर। यहाँ तक हमें समझ में आ गई। अब देखिए क्या हम इसको पीछे बढ़ा सकते हैं, इस तरह से आगे की ओर इसको बढ़ा दिए। जब बढ़ा दिए तो जरा गौर फरमाइए, यहाँ पर हम लिखते हैं चूंकि परावर्तन के नियम से, कहां से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या होती है, आई बराबर क्या होती है, आर। आई बराबर आर। तो देखिए आई बराबर जब आर होगी तो आई के बदले हम कुछ और सिंबल्स लिख सकते हैं, कुछ और संकेत को लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आप देखिए, तो आई के बदले हम ए बी एन डैश लिख सकते हैं, इस कोण को ए बी एन डैश लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ए बी एन डैश, और ये आर के बदले, इस आर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डी बी एन डैश। ठीक से देखिए, तो डी बी एन डैश हम किसके बराबर लिख सकते हैं, आर के बदले यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डी बी एन डैश। यहाँ तक तो हमें समझ में आ ही चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको पीछे बढ़ाए मान लिए ई बिंदु तक। किस बिंदु तक, ई बिंदु तक। तो ठीक से आप जरा फिगर पर गौर करिए, जरा फिगर पर जब गौर करिएगा तो इस तरह से यहाँ पर हम बनाते हैं, इस तरह से एक किरण इधर जा रही है ए, यहाँ पर एक क्या है, ई है, और इसको एक किरण इस तरह से कट कर रही है, इसको एक किरण इस तरह से कट कर रही है एन डैश सी। कौन कट कर रही है, एन डैश सी। तो ये क्या है, ये क्या है, आई है। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, आई। क्योंकि आपको पता है जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब ये आई है तो ये क्या होंगे, आई, यानी ए बी एन डैश बराबर आई, तो ये भी क्या होंगे, आई, यानी ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जरा देखिए, तो यहाँ तथा हम क्या लिख सकते हैं, ए कोण ए बी एन डैश के बराबर, कोण ए बी एन डैश के बराबर हम किसको लिख सकते हैं, कोण सी बी ई को लिख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, ए बी एन डैश बराबर कोण सी बी ई। कौन सा कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण, तो बराबर कोण सी बी ई। यहाँ पर लिखेंगे कहां से, तो शीर्षाभिमुख कोण से। कहां से आया, शीर्षाभिमुख कोण। यहां तक तो समझ गए। उसके बाद देखिए इसमें एक कोण और बन रहे हैं, एक कोण और आपको दिखाई पड़ेंगे। देखिए ठीक से, इसमें भी क्या हो रहे हैं, एक और फिगर हम बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पर कहीं आपको डी एफ दिख रहा होगा, डी एफ दिख रहा, ये डी और एफ, और इसको भी एक लाइन एन डैश सी कट कर रहा है, इसको भी एक लाइन क्या कर रहा है, एन डैश सी कट कर रहा है। जब एन डैश सी इसको कट कर रहा है, इसमें भी देखिए दो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, ऐसे चार होने, लेकिन दो मेन है, एक ये और ये। जब ये आर तो ये भी क्या होंगे, आर। किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। यानी हम लिख सकते हैं एन डैश बी डी, यानी या सीधा करके लिख सकते हैं डी बी एन डैश बराबर एफ बी सी, यानी कोण डी बी एन डैश बराबर कोण एफ बी सी। ये भी कहां से होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो चलिए हम यहां पर लिखते हैं, समझ में आ रही होगी, कोण, इसको क्या लिखेंगे, डी बी एन डैश बराबर कोण एफ बी सी। क्या लिखेंगे, कोण एफ बी सी, एफ बी, हाँ चलिए एफ बी सी। ये भी कहां से होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए जब ये शीर्षाभिमुख कोण से हो गया तो ये भी हो गया। यानी अब तो हम लिख सकते हैं, चूंकि आई बराबर आर, ये क्या है, आई है, ये किसके बराबर है, आई के बराबर। ठीक से देखिए, ये किसके बराबर है, आई के बराबर। यहाँ पर लिख देते हैं आई बराबर, और ये किसके बराबर है, आर के बराबर। यानी ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे।
ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उससे पहले चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ पर ये रेखा ए बी ई मान लेते हैं, और इसके समांतर क्या है, पीसी है। इसके समांतर क्या है, पीसी है। और ठीक से देखिए तो इसको एक रेखा बीसी क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और आपको पता है जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसमें क्या होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे। यानी ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी बी कोण बी, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण बी, यानी इस तरह से कोण सी बी ई बराबर क्या होगा, कोण बी सी पी। किस कोण से, एकांतर कोण से। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण सी बी ई बराबर कोण बी सी पी। यहाँ पर पहले देखिए क्या होगा, ए बी एन डैश, ए बी एन डैश किसके बराबर है, सी बी ई के बराबर। तो ए बी एन डैश कहाँ है, सी बी ई के बराबर। ये आई तो ये भी क्या होगा, आई होगा। ये भी आई हो गया। उसके बाद क्या है, डी बी एन डैश, डी बी एन डैश किसके बराबर है, एफ बी सी के बराबर। यानी ये कितना हो गया, ये आर हो गया। जब ये आर हो गया तो देखिए ये कोण और ये कोण अभी तुरंत देखिए हम एकांतर कोण से क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि क्या होगा, कोण, इस कोण को इस तरह से लिख सकते हैं ई या पहले सी लिख लें, यहाँ पर सी लिखे पहले। तो सी बी ई बराबर क्या होगा, कोण बी सी एफ। क्या होगा, कोण बी, तो चलिए कोण बी सी एफ या एफ सी बी लिख देते हैं, एफ सी बी क्या बराबर होंगे, किस कोण से, एकांतर कोण से। किस कोण से, एकांतर कोण से। क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। और इसको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, बीसी प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें क्या होंगे, एकांतर कोण, यानी ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो जब ये आई तो ये कितना, आई। ये भी क्या होगा, आई। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये आई। चलिए यहां तक भी हम जान गए, ये आई हो गया। उसके बाद देखिए आप जानते हैं आई बराबर क्या होता है, आर। आई बराबर क्या होता है, आर। ये भी आई, ये आर और ये आई। अब जरा गौर कीजिए, चूंकि ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, और ये दोनों कोण भी एक दूसरे में क्या है, बराबर हैं। यानी सी बी ई, जरा ठीक से देखिए समीकरण, इसको हम मान सकते हैं कोई दूसरा समीकरण। चूंकि यहाँ पर देखिए, चलिए इसको समीकरण क्या मानेंगे, रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए सी बी ई किसके बराबर है, सी बी ई ए बी एन डैश के बराबर है। और यहाँ पर सी बी ई किसके बराबर है, एफ सी बी के बराबर है। तो एन ए बी एन डैश और एफ सी बी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो किस तरह से देखिए, ये तो हम समझ गए एकांतर कोण होंगे, ये दोनों एकांतर कोण होंगे। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम से आई बराबर क्या होते हैं, आर। परावर्तन के नियम हम क्या पढ़े हैं, कोण आई बराबर कोण आर। तो क्या होगा, तो कोण आई के बदले हम इस कोण को रख सकते हैं। देखिए अभी तुरंत हम जाने की ये कितना है, आई है। अभी तुरंत पढ़े हैं एकांतर कोण से ये भी आई होगा। तो इस आई के बदले, इस आई के बदले हम किसको रख सकते हैं, एफ सी बी को। एफ सी बी को रख सकते हैं आई के बराबर। और आर के बराबर देखो इस कोण को रख सकते हैं, एफ बी सी। ठीक से देखिए रख सकते हैं, ये कोण इसके बराबर और ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर। और ये कोण एकांतर कोण से क्या होंगे, इसके बराबर। तो ये आई और ये आर, हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, आर। तो इस आई के बदले हम एफ सी, इस आई के बदले हम क्या रख सकते हैं, एफ सी बी। और इस आर के बदले क्या रख सकते हैं, इस आर के बदले
एफ बी सी रख सकते हैं, क्योंकि आई बराबर आर कहां से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। उसके बाद देखिए ये दोनों बराबर हो गए, तो जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो आपको पता है जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात इसके सम्मुख वाला भुजा ये और इसके सम्मुख वाला भुजा ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इस यहाँ लिख देते हैं ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए इसके सम्मुख वाला भुजा क्या होगा, एफ सी, और इसके सम्मुख वाला भुजा बी एफ, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए एफ सी बराबर क्या होंगे, बी एफ। अर्थात यहाँ लिख देंगे, अर्थात त्रिभुज बी एफ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज बी एफ सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एफ सी बराबर बी एफ कैसे हुआ, ये तो हम समझ गए कि ये दोनों कोण बराबर हैं, इसके सम्मुख भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए इसके सम्मुख वाला ये और इसके सम्मुख वाला ये, यानी एफ सी और बी एफ दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जब एफ सी और बी एफ दोनों बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं वो कौन सी त्रिभुज होती है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज बी एफ सी एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए यहां तक कुछ नहीं, अब हम फिजिक्स लगाएंगे। इससे पहले तो गणित का नियम लगा रहे थे सारा। ये क्यों इस तरह से आपतित हो रही है, इस बिंदु पर आपतित हो रही है। तो देखो यदि हमारे पास दर्पण बहुत ही छोटा हो, गौर से इस फिगर पर गौर करिए, यदि हमारे पास दर्पण बहुत ही छोटा हो तो यहाँ पर ये क्या होगा, P, यहाँ पर इस क्या होगा, C, और यहाँ पर F। और ये जो आप ए बी डाल रहे हो, ए बी डाल रहे हो, क्या होगा, इतना दूर में होगा क्या, इतना दूर में होगा नहीं, बहुत करीब होगा, बहुत नजदीक होगा, इतना दूर में होगा नहीं, क्योंकि ये हमारे पास जो दर्पण है क्या बहुत छोटा है, यानी ए यहाँ पर और बी यहाँ पर। आप अलग से गौर कर सकते हैं कि ये दर्पण बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, बहुत इतना छोटा दर्पण है, मान लो बहुत बड़ा दर्पण है तो प्रधान अक्ष यहाँ और अपकिरण आप यहाँ से डाल सकते हो, लेकिन हमारे पास दर्पण बहुत छोटा है तो इसी पर प्रधान अक्ष होगा और इसी के करीब क्या होगा, ए बी होगा, आपतित किरण होगी। ठीक से गौर करिए, सच में। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ये दोनों बराबर हो गए। चलिए उसके बाद क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं चूंकि माना कि यहाँ पर माना कि दर्पण का द्वारक क्या हो, अत्यंत छोटा हो, दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो क्या होगा, जब दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होगा तो ये ए बी आप इतना ऊपर देख रहे हैं, क्या होगा, बहुत नजदीक होगा पीसी के। अर्थात पी और बी इस तरह से ये ए बी कहां पर जाता है, अगर इतना छोटा मान लो दर्पण होता तो ए बी कहां पर जाता, इसके करीब से जाता, बहुत करीब से जाता, यानी ये बी यहाँ पर ना होके कहां पर रहता, यहाँ पर रहता। तो इस स्थिति में क्या होगी, बी और पी एक दूसरे के बहुत करीब होगी, लगभग में, एक दूसरे पर नहीं लेकिन हम लगभग में एक दूसरे पर मान सकते हैं। इतना करीब कि मानो P कहां पर स्थित हो, B पर, या P कहां पर स्थित हो, P पर ही। तो चलिए, तो जब दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो B क्या होगा, B P के क्या होगा, अत्यंत निकट, B P के अत्यंत निकट होगा। ये समझ गए, बी पी के अत्यंत निकट होगा। तो देखिए जब बी पी के अत्यंत निकट होगा, ये समझ रहे हैं हम, तो क्या होगी, ये जो आप बी एफ देख रहे हैं, ये जो बी एफ, यदि बी मान लो यहाँ पर चला आएगा, ठीक से यहाँ पर देखिए, ये आप यहाँ बी है और यहाँ पर एक क्या है, पी है, तो आप यहाँ पर हम एक बी एफ देख रहे हैं, ये एफ है और ये बी है। यदि हम बी को नीचे कर लेते हैं, बी यहाँ पर कर लिए तो एफ कहाँ आ जाएगा, बी एफ ये नहीं रहा, क्या हो जाएगा, बी एफ ये हो जाएगा। यदि और नीचे कर लेते हैं तो बी यहाँ पर और
एफ यहाँ पर, यानी जब बहुत करीब होगा तो पी एफ और बी एफ, ठीक से देखिए पी एफ और बी एफ क्या होंगे, एक दूसरे के भी बराबर होंगे। तो इस स्थिति में जब क्या होगा, बी बिंदु बहुत नजदीक किसके होगा, पी के, तो ये बी एफ जो देख रहे हैं यहाँ पर नहीं होके कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो इस स्थिति में बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। ये बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। तो क्या होने होगा, पी के अत्यंत छोटा हो तो अत्यंत निकट होगा, इसलिए क्या होगा, बी एफ। बी एफ बराबर हम क्या रख सकते हैं, पी एफ। जब बी एफ बराबर पी एफ रख सकते हैं तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1। ये समझ में आ गई होगी बी एफ बराबर पी एफ कैसे हुआ है। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, इस बी एफ के बदले हम क्या पी एफ को रख सकते हैं, बिल्कुल। देखिए दोनों क्या है, बराबर है। समीकरण 1 से एफ सी बराबर इस बी एफ के बदले आप पी एफ को रख दीजिए, रख सकते हैं भाई, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बी एफ के बदले में उठाकर क्या रख दिया, पी एफ। अब देखिए चूंकि बी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ, यानी ये दूरी और सॉरी एफ सी बराबर यहाँ पर क्या हो गया, पी एफ, यानी एफ सी ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। जैसे मान लो ये कोई रेखा है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्या है, सी है, और इसके यहाँ पर कहीं मध्य में कहीं पर एक बिंदु है, और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं जब ऐसी कंडीशंस हो तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर है, अर्थात ये क्या बीच का बिंदु है। ये और ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये बिंदु कहां पर स्थित हो, बीच में स्थित हो। इसलिए यहाँ पर देखिए ये दूरी और ये दूरी तभी बराबर होगी जब ये एफ कहां पर स्थित होगा, बीच में होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसके यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि एफ सी बराबर पी एफ, इसलिए एफ जो होगा, इसलिए एफ पीसी का क्या होगा, पीसी का मध्य बिंदु होगा, पीसी का मध्य बिंदु होगा। ये समझ में आ गई, पीसी का मध्य बिंदु हो रहा है। तब क्या करेंगे, जब पीसी का मध्य बिंदु है तो सोचिए अब हम इस पीसी को किस तरह से लिख सकते हैं। तो पीसी को हम लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए चूंकि पीसी बराबर, आप गौर से देखिए, चूंकि हम पीसी बराबर पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं। देखो भाई पीसी बराबर पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक से देखिए इस पीसी के बराबर हम पी एफ प्लस एफ सी रख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, ये पीसी है, तो पीसी को पी एफ जोड़ एफ सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इस पीसी को हम पी एफ जोड़ एफ सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या इस पीसी के बराबर देखो में रिलेशंस किसमें निकालना है, आर और एफ में। आर तो हमें डिफाइंड है कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी पीसी को हम क्या कहेंगे, आर डिफाइंड है, और पीएफ को क्या कहेंगे, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक के दूरी को क्या कहते हैं, हम फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो क्या इस एफसी को भी हमें किस में चेंज करना होगा, एफ में, क्योंकि हमें रिलेशंस किस में निकालनी है, आर और एफ के बीच। आर और एफ के बीच जब संबंध निकालना है तो सारे जितने भी इसमें क्वांटिटी दिए गए हैं सभी को किस में चेंज करने होंगे, एफ के पदों में और आर के पदों में। तो हमें क्या करना है, इस पीएफ को उसी तरह से रहने देते हैं, और इस एफसी के बदले हम क्या रख सकते हैं, पीएफ। क्यों रख सकते हैं एफसी के बराबर, अपना मन से नहीं। समीकरण 2 में देखिए, तो समीकरण 2 में एफसी के बराबर क्या है, पीएफ, अभी हम तुरंत निकाले हैं। समीकरण 2 में एफसी बराबर पीएफ, इसलिए इस एफसी के बदले हम पीएफ रख सकते हैं, इस एफसी के बदले पीएफ। कहां से, समीकरण 2 से। कहां से, समीकरण 2 से। ये तो समझ में आ गई समीकरण 2 से। अब हम इसको मिटा देते हैं। जब ये समीकरण 2 से हो गई तो यहाँ पर देखिए या पीसी बराबर पीएफ, पीएफ कितना, पीएफ 2 पीएफ लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए पीएफ पीएफ 2 पीएफ 2 पीएफ हो गया। तो अब संकेत रख देते हैं, पीएफ पीएफ 2 पीएफ। या यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, अब सभी का वास्तविक संकेत रखने पर, वास्तविक संकेत
रखने पर वास्तविक जब हम यहाँ पर वास्तविक संकेत रखेंगे तो पीसी को हम क्या कहेंगे आर, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम क्या आर रख सकते हैं, इसको आर रख दिए। और ये भी पढ़ चुके हैं दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर क्या है 2, तो 2 लगा रहेगा। एफ आर बराबर 2F कहिए ये फॉर्मूला, या इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं आर बटे 2, इसे आपको इसी तरह यानी इस 2 को इधर ले आए या सीधा करके आप बराबर आर बटे 2, एफ बराबर आर बटे 2 क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो हमें उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरे देखिएगा तो आसानी से समझ जाइएगा। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।